हमने ये कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया है जो इस बार मेंस 26 में अपीयर होने वाले हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर हो, कम समय के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना पाएंगे और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, विच इज डिकोडिंग डायरेक्टिव्स और अंडरस्टैंडिंग द टेल वर्ड। कि हम नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा बढ़ा के लिखें या हम इलेबोरेशन एक पॉइंट के अंदर ज्यादा करें, अपना नंबर ऑफ पॉइंट रिड्यूस भी रख सकते हैं। तो ये जो सारी समझ है ना, इसका कोई एक जवाब नहीं। आपको डायरेक्टिव भी बताएगा कि आपको कब पॉइंट हैवी जाना है या एनालिसिस हैवी जाना है। तो हमने इसको कैसे फिगर आउट किया, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो हमारी टीम ने पिछले 5 साल के पेपर उठाए GS 1, 2, 3, 4 के। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो GS 1 का 2021 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन पेपर हमने उठाया और हर एक डायरेक्टिव कितनी बार उस पेपर में आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमने नोट करने की कोशिश की। तो किस तरीके से अगर आपको डायरेक्टिव की समझ है तो आपका आंसर कितना एम्पलीफाई हो गया, ये इन 3 डायरेक्टिव के अंदर अंतर है। अब आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में कितना इंक्लूड कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने सारे डायरेक्टिव्स का क्या लिटरल मीनिंग होता है और आंसर में कैसे चेंज आता है वो यहाँ पे एक जगह समराइज करके लिखा हुआ है। लास्ट में आपको काफी हेल्प मिलेगी, इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट ले। सो यू कैन यूज दिस QR कोड टू इंक्वायर अबाउट आवर स्मैश मेंस प्रोग्राम। Hello everyone, this is the second lecture for mains answer writing course and there will be a total of 5 lectures in this particular series. पहला लेक्चर ऑलरेडी YouTube पे अपलोड हो चुका है, आप सिविल्स दिल्ली के चैनल पे जाएं और वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखें। हमने इस कोर्स को स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया है जो इस बार मेंस 2026 में अपीयर होने वाले हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर, कम समय के अंदर आप मेंस की आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स पे ग्रिप बना पाएंगे और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। पर्टिकुलरली ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है जो कि पहली बार मेंस में अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करता पहली बार, तब तक मेंस की जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट होता है उसकी प्रिपरेशन का। तो ये कोर्स उनके लिए गेम चेंजर होने वाला है। नाउ इस कोर्स के थ्रू आपका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मीन्स आंसर राइटिंग है उसको मैं कंप्लीटली चेंज कर दूंगा और आपको एक मोर ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक वे ऑफ मीन्स आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, विच इज मोर अलाइन टू द इवॉल्विंग डिमांड्स ऑफ यूपीएससी। सो आगे बढ़ते हैं और 5 लेक्चर्स के थ्रू आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हो उसको समझते हैं। सो जो पहला लेक्चर था वो था स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप जाके इसको जरूर देखें। आज जो है हम सीखने वाले हैं डिकोडिंग डायरेक्टिव्स। अगर आपने यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिले होंगे। फॉर एग्जांपल, टू व्हाट एक्सटेंट, डू यू एग्री, डिस्कस, इलैबोरेट, कमेंट। ये जो सारे कीवर्ड्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव्स बोलते हैं। और ये डायरेक्टिव्स जो हैं इनको हम टेल वर्ड्स भी बोलते हैं, राइट। और ये डायरेक्टिव्स दे कैरी सर्टेन इंस्ट्रक्शंस बेसिकली, राइट। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको हिंट करते हैं कि आप अपने आंसर का अप्रोच किस तरीके के रखें, राइट। तो अगर आपको डायरेक्टिव की समझ नहीं होगी तो हो सकता है कि आपके आंसर का जो अप्रोच है वो गलत हो जाए। तो इसकी सारी समझ जो है आज आप मेरे साथ इस लेक्चर में ले लोगे। नाउ द थर्ड लेक्चर वुड बी ऑन राइटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस। बेसिकली आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आंसर के डिमांड को तो एड्रेस कर सकते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, राइट। अगर आपको स्टार्ट करना नहीं आएगा तो इवैल्यूएटर चाहे कुछ भी पढ़े या ना पढ़े वो आपके इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ेगा। अगर आप अच्छा स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स जरूर कम हो जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर थर्ड लेक्चर विल बी लर्निंग फ्रेमवर्क्स बेसिकली, कि आप साइंटिफिक वे में कैसे अपने आप को रेडी कर पाओ जिससे आप बेटर इंट्रोडक्शन लिख पाओ, राइट। सिमिलरली लेक्चर 4 होगा ऑन कंक्लूजन्स। और ये जो चारों लेक्चर हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं GS 1, 2, 3 और 4 में। आपको पता होगा कि GS 4 पेपर जो इथिक्स का है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। उसमें आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी के होते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड के होते हैं और 6 केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आप इन 4 लेक्चर्स के थ्रू डील कर लोगे, बट बचे 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन और 6 केस स्टडी, इनके फ्रेमवर्क्स अलग होते हैं, वो आप 5वें लेक्चर में मेरे साथ सीखो, राइट। नाउ अगर आप इस बार मेंस 2026 में अपीयर करने वाले हो और आप बहुत श्योर हो कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो रहा है तो आप अपनी तैयारी शुरू करो। और आपने जो भी पिछली मेंस कॉपी लिखी हुई है वो आप हमें इस QR कोड के थ्रू भेज सकते हो। वी विल एनालाइज योर कॉपी और हम आपको एक क्लियर आपका ब्लाइंड स्पॉट बता पाएंगे और आपको कोर्स करेक्शन दे पाएंगे जिससे आप इंप्रूव कर पाओ। नाउ द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टेज इन करोल बाग एरिया ओनली, सो दे कैन कम एंड मीट मी in the office if you want to meet me and show your copy. So आप अप्सरा आर्केड नियर करोल बाग मेट्रो में आ सकते हो, वहाँ सिविल्स दिल्ली का ऑफिस है और मुझसे मिल सकते हो और अपनी कॉपी दिखा सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, विच इज डिकोडिंग डायरेक्टिव्स और अंडरस्टैंडिंग द टेल वर्ड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव क्या होता है, बेसिकली मेंस के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ फार, डू यू एग्री, इलैबोरेट, कमेंट, डिस्कस, क्रिटिकल एग्जामिन, एसेस। ये सारे डायरेक्टिव्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं बेसिकली। अब इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपको हिंट करेंगे कि आपके आंसर का अप्रोच क्या हो, या आपको हिंट देंगे कि आपके आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए।
अगर आपका आंसर का अप्रोच सही नहीं होगा, अगर आपको डायरेक्टिव की समझ नहीं होगी, तो आपके आंसर का अप्रोच हो सकता है कि गलत हो जाए, राइट, जिससे आपके मार्क्स कम हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि आपको डायरेक्टिव की समझ आप आज मेरे साथ इस लेक्चर में ले लो। ना उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, जहाँ पे क्लैरिटी कम थी, कन्फ्यूजन ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि हम कभी भी डायरेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किए ही नहीं, हमने सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करी, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश की और इसके बेसिस पे ही हमने अपना आंसर लिख दिया और हम रैंक भी ले आए। वहीं ऐसे बहुत सारे लोग और हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले हुए हैं, दे गो वेरी हैवी ऑन डायरेक्टिव्स। वो आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे देंगे 20-30 डायरेक्टिव्स की, जो आपको रटनी पड़ेगी, बट आप उसको अप्लाई कभी कर नहीं पाओगे। सो देयर इज मोर कंफ्यूजन देन क्लैरिटी। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दूंगा ताकि आप अपने डायरेक्टिव्स की समझ को बेटर कर पाएं, और आपको जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाए, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो डायरेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टिव का आखिर रोल क्या है, काम क्या है, राइट। सो एक मेंस के आंसर में आपको पता होगा हमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन 3 चीजें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव जो है वो इंट्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता, कंक्लूजन में कोई रोल प्ले नहीं करता, राइट। सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर डायरेक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टिव के रोल को लिमिट कर दिया बॉडी के अंदर, तो इतनी क्लैरिटी आपको आ गई हो। नाउ मूविंग ऑन, अगर लेट्स से डायरेक्टिव अगर बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है तो क्या क्या रोल प्ले करता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव का जो रोल होता है टू आइडेंटिफाई द हिडन डिमांड्स, राइट। तो यानी कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं एग्जांपल के थ्रू, तो आपने समझा होगा कभी या पढ़ा होगा कि क्रिटिकली एग्जामिन अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना पड़ता है, राइट। नाउ ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ये कैसे पता चला, आपको किसी ने बताया होगा बेसिकली, बट ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ये इस क्रिटिकली एग्जामिन डायरेक्टिव के अंदर क्या है, हिडन है। तो यानी कि डायरेक्टिव का एक फंक्शन होता है कि वो हिडन डिमांड्स को एक्सपोज करता है। यानी कि अगर आपको क्लियरली पता हो कि क्रिटिकली एग्जामिन डायरेक्टिव क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आप ये जरूर पता कर पाओगे कि इसके अंदर एक डिमांड जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो हिडन है, एंड दैट इज व्हाट डायरेक्टिव एक्सपोजेस, राइट। मूविंग ऑन, जो दूसरा फंक्शन है डायरेक्टिव का वो समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टिव जो है वो आपको ये भी बताता है कि कोर डिमांड से आपको बियॉन्ड जाना है कि नहीं जाना है, राइट। जैसे बहुत सारे रैंकर्स की कॉपी अगर आप देखोगे तो जो मेन डिमांड्स होती है वो तो वो एड्रेस करते ही करते हैं, बट जो कोर डिमांड है उसके बियॉन्ड भी कुछ अलग डायमेंशंस खोलते हैं, हेडिंग बनाते हैं, उसको भी एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ऐसा कब कब करना चाहिए वो भी आपको डायरेक्टिव बताता है। तो कौन कौन से ऐसे डायरेक्टिव हैं वो आज हम समझ जाएंगे, राइट। तीसरा, अगर आप देखोगे जो डायरेक्टिव का फंक्शन है वो ये है कि आपको क्वेश्चन में इलैबोरेशन ज़्यादा करना है या क्वेश्चन में एनालिसिस ज़्यादा करनी है, एग्जाम्पल ज़्यादा डालने हैं, या आपके आंसर में पॉइंट काउंट ज़्यादा होना चाहिए या डेप्थ एनालिसिस ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें जो है ना ये डायरेक्टिव ही बताता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, लेट्स से द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल मुझसे पूछते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो क्या पूछते हैं कि सर अगर मैं लेट्स से किसी डिमांड के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखूँ, जैसे मैं 6 से 7 पॉइंट लिखूँ, या मैं उसी डिमांड के अंदर 5 ही पॉइंट लिखूँ बट अपने पॉइंटर्स को एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ, इलेबोरेट ज़्यादा करूँ, राइट। सो विच इज़ अ बेटर वे ऑफ आंसरिंग द मेंस क्वेश्चन, कि हम नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा बढ़ा के लिखें या हम इलेबोरेशन एक पॉइंट के अंदर ज़्यादा करें, अपना नंबर ऑफ पॉइंट रिड्यूस भी रख सकते हैं। सो ये जो सारी समझ है ना इसका कोई एक जवाब नहीं है। आपको डायरेक्टिव भी बताएगा कि आपको कब पॉइंट हैवी जाना है या एनालिसिस हैवी जाना है। तो ये सारी समझ आप हमसे यहाँ पे सीख लोगे। नाउ डायरेक्टिव का जो चौथा फंक्शन होता है ये वेटेज बताता है, राइट। मैंने आपको अभी पहले और दूसरे पॉइंट में बताया कि डायरेक्टिव के अंदर हिडन डिमांड भी होती है। डायरेक्टिव आपको ये भी बताता है कि आपको बियॉन्ड डिमांड भी जाना है कोर डिमांड से, तो हम कितना बियॉन्ड जा सकते हैं, जो हिडन डिमांड होगा वो कितना पेज स्पेस लेगा, उसका कितना वेटेज होना चाहिए एक आंसर में, वो भी वेटेज आपको डायरेक्टिव से ही पता चलता है, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो हमने कुछ वेटेज क्राइटेरिया यहाँ पे बनाए हुए हैं, 70-30 अप्रोच, 50-50 अप्रोच, 60-40 अप्रोच, राइट। सो अगर ये सारे डायरेक्टिव्स हैं जो आप आगे मुझसे सीखोगे, अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये 60-40 अप्रोच लेके चलते हैं। यानी कि 60% जो पूछा गया है वो, और 40% वाला जो एस्पेक्ट है वो आप मैक्सिमम 40% में हिडन डिमांड को आप एड्रेस कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली 50-50 अप्रोच, यानी कि 50% जो पूछा गया है वो, और जो 50% ऑफ द एस्पेक्ट हिडन था उसको आप मैक्सिमम 50% ऑफ द पेज स्पेस में एड्रेस कर सकते हैं।
सिमिलरली 70-30 अप्रोच, यानी कि 70% जो कोर डिमांड आपसे पूछी गई है वो आपको बताना है, और 30% में आप क्या कर सकते हो, बियॉन्ड डिमांड, अप टू 30% आप बियॉन्ड डिमांड में जा सकते हो, राइट। अगर ये सारे डायरेक्टिव्स आए तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये बाद में हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन, अब देखते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास कुछ डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल टू व्हाट एक्सटेंट, इन्यूमरेट, इलुसिडेट। अगर आप इनको काउंट करोगे ना तो दे आर टोटल 17 डायरेक्टिव्स बेसिकली, राइट, 17 डायरेक्टिव्स। अब यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में, दैट इज 2021 से लेकर 2025 तक में, इन्हीं 17 डायरेक्टिव्स का यूज किया है क्वेश्चन को फ्रेम करने में, राइट। दीज आर द डायरेक्टिव्स विच कैरी सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली, ठीक है। तो इन्हीं डायरेक्टिव्स का यूज किया है। तो अगर आपको कोई 30-35 डायरेक्टिव की लिस्ट बना के दे रहा है तो ट्राई टू इग्नोर दैट लिस्ट बेसिकली, क्योंकि वो काम नहीं आने वाली, क्योंकि यूपीएससी ही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 17 डायरेक्टिव्स का यूज करके क्वेश्चन बना रहा है पिछले 5 सालों में। तो हमने इसको कैसे फिगर आउट किया, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो हमारी टीम ने पिछले 5 साल के पेपर उठाए GS 1, 2, 3, 4 के। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो GS 1 का 2021 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन पेपर हमने उठाया, और हर एक डायरेक्टिव कितनी बार उस पेपर में आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमने नोट करने की कोशिश की। और अल्टीमेटली हमने क्या किया, पिछले 5 साल में GS 1 में कितने डायरेक्टिव आए हैं और कितनी बार आए हैं, वो सारा डेटा यहाँ निकाल लिया, राइट। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप इसको देख लो ताकि ये रिसर्च आपको पता चल जाए कि GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 पिछले 5 साल में कौन से डायरेक्टिव कितनी बार आए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये निकालने की कोशिश की। सो वापस अपनी मेन स्लाइड पे आते हैं। सो स्क्रीन पे यहाँ पे सारा डेटा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। आपको डेटा से मतलब नहीं है, कौन सा डायरेक्टिव कितनी बार आया उससे मतलब नहीं है, आपको इसकी डेटा की एनालिसिस से मतलब है, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ। तो एक चीज़ जरा समझने की कोशिश करो कि GS 1 में पिछले 5 साल में इन 17 डायरेक्टिव्स कौन से कितने बार है, ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। सिमिलरली GS 2, GS 3 एंड GS 4, राइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल में 100 क्वेश्चन आए होंगे, राइट, हर साल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो GS 1 में अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन में से पिछले 5 साल में सिर्फ 55 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो डायरेक्टिव के साथ आए थे, यानी कि 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट थे। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि व्हाट, वाई, हाउ लगा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। फॉर एग्जांपल व्हाट आर लैंडस्लाइड्स, अब व्हाट आर लैंडस्लाइड्स लिखा है, इसमें व्हाट के अंदर कुछ भी हिडन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो हमने सिर्फ वही डायरेक्टिव्स लिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आपसे आइडेंटिफाई द फैक्टर्स बोल रहा है तो इसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे आइडेंटिफाई कहीं नहीं लिखा हुआ है द डायरेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल सजेस्ट द मेजर्स बोल रहा है तो उसके अंदर भी कुछ हिडन नहीं है। सो जिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव में कुछ भी हिडन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, हमने सिर्फ वही लिए हैं, एंड द काउंट इज व्हाट, 17, राइट, जो आज आप मेरे साथ सीखोगे। एक और चीज समझने की कोशिश करो कि GS पेपर 1 में टोटल 55 क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टिव के साथ आए, बट GS 2 में देयर 85 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 जो डायरेक्टिव के साथ आए। यानी कि डायरेक्टिव की समझ अगर आपको बेटर नहीं है तो हो सकता है कि आपका GS पेपर 2 में 5-10 नंबर कम आ जाएं उन एस्पिरेंट्स के मुकाबले जिनको डायरेक्टिव की बेहतर समझ है, राइट। सो आपको ये भी जान के रखना है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे GS 3, तो GS 3 के अंदर ये रेशियो रहा है 100 क्वेश्चन में से लास्ट 5 ईयर्स में 73 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टिव के साथ आए, और सिमिलरली 50 क्वेश्चन इन GS 4। मैंने सिर्फ 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन लिए हैं, नॉट द केस स्टडी एंड कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके अंदर अगेन आप देखोगे तो ये भी 37 क्वेश्चन आया, यानी कि 74-75% कुछ बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है डायरेक्टिव का क्या होता है, GS पेपर 2 में आता है। यानी कि आपकी समझ अगर डायरेक्टिव की बेटर है तो आप GS पेपर 2 में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश करते हैं जिसको आपको गांठ बांध के रखना है। जैसे हमने अभी तक सीखा कि डायरेक्टिव का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, राइट। अगर वो क्वेश्चन में लगा हुआ है तो हो सकता है कुछ हिडन डिमांड एक्सपोज करे, हो सकता है कि बियॉन्ड डिमांड जाने की बात बोले, हो सकता है कुछ वेटेज दे आपको, राइट। सो सिमिलरली GS पेपर 1 का अभी जो हमने डेटा देखा कि 100 क्वेश्चन आए थे और टोटल 55 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्टिव लगा हुआ था, राइट। अब इस 55 क्वेश्चन को लेते हैं और इस 55 क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश करते हैं क्या डायरेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चंस में अपना रोल या फंक्शन प्ले करेगा, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई भी हो सकता है। तो आप ये बात ध्यान से रखो, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रही है, जो हमने अभी रिसर्च किया हुआ है, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे डायरेक्टिव का फंक्शन तो लगता है, बहुत सारे में डायरेक्टिव होने के बावजूद भी उसका फंक्शन नलिफाई हो जाता है। सो ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो अराउंड 27 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जहाँ पे डायरेक्टिव का फंक्शन प्ले होगा, और ऐसे क्वेश्चन होंगे 27 अराउंड जहाँ पे डायरेक्टिव का जो फंक्शन है नलिफाई भी हो सकता है। यानी कि एक स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ है, राइट, और एक दूसरा स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ नहीं है, ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे, राइट, ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे। बट अगर डायरेक्टिव फंक्शन प्ले कर रहा है
और स्टूडेंट ए को डायरेक्टिव की समझ है और इसको नहीं है, तो स्टूडेंट ए यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। सो हमको ये समझना होगा कि डायरेक्टिव का रोल कहाँ कहाँ प्ले होता है, कहाँ कहाँ नलीफाई हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको समझना है मेरे साथ, राइट। सो नाउ कुछ और चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 55 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यानी कि 27 क्वेश्चन के अप्रॉक्स ऐसे होंगे 100 में से जहाँ पे डायरेक्टिव रोल प्ले किया होगा, राइट। इसके बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं जिसको डायरेक्टिव की समझ है या नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर लिखने वाले हैं, सिमिलर अप्रोच से। उसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे भी मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो टोटल 40 क्वेश्चंस के अराउंड, 42 क्वेश्चंस के अराउंड ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टिव जिसमें रोल प्ले किया होगा। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस सिर्फ आप डिमांड और कंटेस्ट के बेसिस पे भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, राइट। सिमिलरली आप इसका भी ऐसे निकाल लो। कुछ और चीज़ें जरा समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली कि अगर 100 क्वेश्चंस में से 27% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, तो यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आए 2026 में आपके GS1 में, तो 27% यानी कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे GS1 में होंगे जिसमें डायरेक्टिव की होने की वजह से आंसर में अप्रोच चेंज आएगा। वरना बाकी के जो आपके 14-15 क्वेश्चन हुए वहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन के डिमांड और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी आंसर लिखोगे तो भी क्या होगा, आपका काम चल जाएगा, आपका अप्रोच आंसर का गलत नहीं होने वाला। सिमिलरली आप देखो GS2 में ये थोड़ा सा सीसेट टाइप का हो गया, राइट, कि 100 क्वेश्चन में अगर 40% आ रहा है तो 20 क्वेश्चन होंगे तो कितना परसेंट होगा, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 2026 के पेपर में अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 42% यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे GS पेपर 2 में जो कि डायरेक्टिव की होने की वजह से आंसर के अप्रोच में चेंज आएगा। अदरवाइज बाकी के जो आपके 12 से 11 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें आप डिमांड और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी अगर आंसर लिख दोगे तो भी अप्रोच में कोई गलती नहीं होगी, राइट। सिमिलरली आप इसके लिए काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे डायरेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला डायरेक्टिव हमारे पास है वो है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? सिंपल लिस्ट ऑफ पॉइंट, आपने जो भी पूछा हुआ है उसको पॉइंटर्स के थ्रू बता दो और उसमें क्या रखो, मिनिमम एक्सप्लेनेशन रखो, राइट। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा, राइट। सो कोई भी आपके पास अगर डायरेक्टिव आता है ना तो आपको ये 3 चीज़ें चेक करनी होती है बेसिकली। क्या इस डायरेक्टिव के अंदर कुछ हिडन डिमांड या बियॉन्ड डिमांड जाने का स्कोप है? तो इन्यूमरेट के अंदर कुछ भी हिडन और बियॉन्ड डिमांड जाने का स्कोप नहीं है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है। क्या डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई हो रहा है? जब इसके अंदर हिडन और बियॉन्ड डिमांड जाने का कोई स्कोप ही नहीं है तो फंक्शन ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, सिंपल लिस्ट ऑफ पॉइंट बोल रहा है आपको, बहुत बेसिक है, तो इसलिए भी नलिफाई हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा आपको चेक नहीं करना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके पास इन्यूमरेट आया तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स कम लिख के एनालिसिस ज़्यादा करेंगे, एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा करेंगे, या आपको मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना है? तो यहाँ पे पॉइंट काउंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग डेप्थ, राइट। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 2021 से लेके 2025 तक में, पिछले 5 साल में इन्यूमरेट डायरेक्टिव सिर्फ एक ही बार आया है, विच इज इन GS1 पेपर, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो GS2, GS3, GS4 में ये नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज, जो 2021 में आया हुआ है 15 नंबर का, द क्वेश्चन सेज हाउ डज द इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। यू नो कि आवर सोसाइटी इज गोइंग थ्रू चेंजेस ड्यू टू मॉडर्निटी, राइट, और बिकॉज ऑफ दैट द सर्टेन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, राइट। यू हैव टू इन्यूमरेट दैट चेंजेस हैपन, राइट। और चेंजेस होने के बाद आपको क्या बताना है कि देयर आर सम ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज विच आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन आवर मॉडर्न सोसाइटी एज वेल, तो वो भी आपको बताना है, राइट, बेसिकली। तो सिंपल लिस्ट ऑफ पॉइंट्स देके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करोगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब दूसरा डायरेक्टिव लेते हैं विच इज एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेन का सिंपल क्या मतलब होता है कि आपको कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है, कॉज इफेक्ट दिखाना है, कॉज और कंसिक्वेंसेस, बेसिकली कॉज या इफेक्ट कह लो, कॉज या कंसिक्वेंसेस कह लो, राइट। सो आप देखोगे तो व्हाट इट आस्क फॉर, इट आस्क फॉर कॉजेज, रीजन, फैक्टर, एक ही बात हो गई, एंड कंसिक्वेंसेस, राइट। कॉज बताओ, उसका कंसिक्वेंसेस बताओ, ठीक है। नाउ अगर देखोगे हर एक डायरेक्टिव को हमको ये चेक करना है, इसका 3 चीज़ें, कि क्या इसके अंदर कुछ हिडन है या बियॉन्ड डिमांड जाना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉज पूछ रहा है तो कंसिक्वेंसेस आप खुद से बता दो, राइट, दैट इज हिडन बेसिकली, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कंसिक्वेंसेस पूछा हुआ है तो कॉज आप अपने आप पहले ही बता दो खुद से, तो दैट इज हिडन बेसिकली, राइट। डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई होता है कि नहीं होता, ये आपको केस बाय केस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। डेप्थ वर्सेस पॉइंट काउंट, यहाँ पे आपको अगेन पॉइंट काउंट पे ज़्यादा जाना है रेदर देन डेप्थ। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सप्लेन डायरेक्टिव कितनी बार आ चुका है किस किस पेपर में। ये नंबर जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इस एक डायरेक्टिव की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखोगे GS3 में ये 17 बार पूछा गया है, सिमिलरली GS2 में 13 बार पूछा गया है, GS1 में ये 9 बार पूछा गया है, और एक्सप्लेन जो है 4 बार पूछा गया है GS4 में। बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन का यूज होता है GS पेपर 3 में होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग में। सो ये
हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा डायरेक्टिव किस पेपर में यूपीएससी ज़्यादा यूज करता है, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अलाइनमेंट में बन पाए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। नाउ आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन डायरेक्टिव पे कैसे क्वेश्चन आए हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्क्रीन पे हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउडबर्स्ट एक्सप्लेन। अब एक स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ नहीं है उसको अगर ये आंसर दे दें, और एक स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ है उसको ये आंसर दे दें, दोनों कैसे लिखेंगे इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। दोनों स्टूडेंट्स के बाद दो दो पेजेस हैं, पेज 1 पेज 2, इसके बाद भी पेज 1 और पेज 2। इसको डायरेक्टिव की समझ है, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन वाला साइन लगा देना। सिंपली व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउडबर्स्ट लिखा तो हम क्लाउडबर्स्ट डिफाइन करेंगे, इसका मैकेनिज्म बताने की कोशिश करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और एंड कर देंगे। एक स्टूडेंट इसको इससे ज़्यादा समझ नहीं आने वाला, जिसको डायरेक्टिव की समझ नहीं है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे क्लाउडबर्स्ट को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, मैकेनिज्म बताएगा इसके, ठीक है, मैकेनिज्म बताएगा, मे बी यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दे उसका, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिज्म होता है इट सेल्फ इज व्हाट, कॉज, जिसकी वजह से क्लाउडबर्स्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉज बता दिया, क्योंकि एक्सप्लेन डायरेक्टिव है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी बताना पड़ेगा। आप कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हो, फिर आप कुछ एनडी में गाइडलाइंस बता दो, फिर आप यहाँ पे एंड कर दो आंसर। तो किस तरीके से अगर आपको डायरेक्टिव की समझ है तो आपका आंसर कितना एम्पलीफाई हो गया। अब दिस आंसर विल गेट मोर मार्क्स देन दिस पर्टिकुलर आंसर। और आपको आंसर राइटिंग की टेक्निक्स में यही सीखना होता है कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे किस तरीके से अपने आंसर को एम्पलीफाई कर पाए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम अस बेसिकली। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक स्टूडेंट ने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लाउडबर्स्ट की जो है इसने डेफिनेशन दी, इसके बाद यहाँ पे रीजंस बताया, एक डायग्राम बनाया, कॉन्सिक्वेंस बताया, एंड में गाइडलाइंस बताई और यहाँ पे एंड कर दिया बेसिकली। सो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बेटर आएंगे यूपीएससी, ठीक है। नाउ मूविंग बैक अगेन टू द क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमॉन्ग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। नाउ अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन लिखा हुआ है, और एक्सप्लेन क्या करता है आपसे, कॉज एंड इफेक्ट पूछता है, कॉज एंड इफेक्ट, राइट, कॉज एंड इफेक्ट पूछता है। वाई पूछ के इसने कॉज ऑलरेडी पूछ लिया, राइट। तो आप रीजंस तो बताओगे ही कि क्या क्यों जो है यंग वुमेन्स में सुसाइड इंक्रीज हो रहा है, बट आप उसका कंसिक्वेंसेस भी बताओगे विच इज एग्जैक्टली अ हिडन डिमांड बेसिकली, राइट। सो आप इसका क्या बताओगे, कंसिक्वेंसेस भी बताओगे, उसके बाद कुछ मेजर्स भी बताओगे, देन जाके अपने आंसर को कंक्लूड करोगे। नाउ एक स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ है और जिसको नहीं है वो कैसे इस आंसर का स्ट्रक्चर करेगा, जब मैं आपको वापस से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ है, इसको नहीं है, इसने सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा डेटा से, रीजंस बताया कि क्यों वुमेन्स जो है क्या कहते हैं सुसाइड कर रही है, उसका रीजंस क्या है, उसके बाद कुछ मेजर्स बताएगा और कंक्लूड कर देगा। वही एक स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ है वो एक डायमेंशन और खोलेगा अपनी बॉडी में, इंट्रोडक्शन देगा, पहले बताएगा रीजंस, वाई पूछा हुआ था, उसका कंसिक्वेंसेस बताएगा, ठीक है, उसके बाद मेजर्स बताएगा, तब कंक्लूड करेगा। आपकी अगर स्टेप मार्किंग हो गई यूपीएससी में तो एक कंपोनेंट ज़्यादा लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं, एंड दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस बेसिकली, राइट। सो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्टिव की समझ है ना तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में, रेदर देन द पर्सन हु डू नॉट हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्टिव बेसिकली, राइट। नाउ ये जो पहला क्वेश्चन है 2025 का, ये मैंने कई बार समझाया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज इंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्सप्लेन, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्सप्लेन, राइट। अब एक्सप्लेन आपसे क्या पूछता है, कॉज एंड इफेक्ट पूछता है, कॉज एंड इफेक्ट पूछता है। अब 15 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना छोटा सा, इसको 3 पेज में लिखना है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए अगर उसको डिमांड खोलनी नहीं आएगी तो, राइट, बॉडी में कॉम्पोनेंट्स बनाना नहीं आएगा तो। सिमिलरली अगर आप देखोगे कैसे बनेगा ये मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे 3 पेजेस हैं बेसिकली, तो कैसे करना है आपको सिंपली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप यहाँ लिखोगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैलेंजेस आप इस तरीके से लिखोगे, और उसके बाद इन दोनों का कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर रिलेट करोगे कि कैसे इसका ये आउटकम आज की इस परेशानी को कैसे यहाँ पे रेलेवेंट बन के आ रहा है। तो सिमिलरली ये मैपिंग करोगे आप तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका थर्ड वाले डायमेंशन में दिखेगा, एंड देन यू विल कंक्लूड हियर बेसिकली। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर 3 डिमांड तो खोल ही नहीं पाएंगे बेसिकली, राइट। सो आपको आंसर राइटिंग में यही सारी टेक्निक समझनी है जिससे आपकी आंसर राइटिंग बेटर हो पाए, आपको ज़्यादा नंबर मिल पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्टिव का फंक्शन जो है नलिफाई भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब इसमें आप क्या ही कॉज एंड इफेक्ट दिखाओगे, नहीं दिखा सकते, राइट। अगर एक्सप्लेन की जगह डिस्कस भी लिखा होता तो सेम आंसर होता। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की डिमांड अगर आपको पता है ढंग से और कॉन्टेक्स्ट आप क्वेश्चन का समझ गए हो
तो डायरेक्टिव का फंक्शन चाहे लगे या ना लगे, आप इसी के बेसिस पे अगर आंसर करोगे तब भी अप्रोच आपकी गड़बड़ नहीं होने वाली है, राइट। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और इस पे आपको जाके डायरेक्टिव के फंक्शंस को क्या करना है, अप्लाई करके देखना है कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको इस पर। ठीक है, मूविंग ऑन, एक तीसरे डायरेक्टिव की तरफ चलते हैं, दैट इज डिफाइन। डिफाइन का सिंपल मतलब क्या होता है कि प्रिसाइज मीनिंग दे दो टर्म का। ठीक है, इसमें ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करना है, सिंपल प्रिसाइज मीनिंग दे दो। अब आप यहाँ पे चेक करने की कोशिश करोगे, इसके अंदर कुछ भी हिडन या बियॉन्ड डिमांड जाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें जब हिडन और बियॉन्ड डिमांड जाने जैसी कोई चीज़ नहीं है तो कुछ भी नलिफिकेशन होगा भी नहीं। डेप्थ या पॉइंट का कोई गेम ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, राइट। तो अगर आप देखोगे पिछले जो है 5 सालों में 2021 से लेकर 25 में ये एक भी बार नहीं आया। ठीक है, बट 2020 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। सिंपली आपको इसका एक डेफिनेशन देना है, नथिंग एल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ, दैट इज फोर्थ डायरेक्टिव। क्या है हमारा? इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का सिंपल क्या मतलब होता है, आप एग्जाम्पल ज़्यादा दीजिए, केस स्टडीज ज़्यादा डालिए, डायग्राम ज़्यादा बनाइए अपने आंसर, बेसिकली, राइट। यानी कि आंसर कैसे चेंज होगा कि पहले आप एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद आप थ्योरी के साथ लिंक कीजिएगा। वी डोंट वांट थ्योरी इन द आंसर, बेसिकली वी वांट मोर एग्जाम्पल, मोर डेटा, मोर फैक्ट्स, मोर सब्सटेंशिएशन, मोर केस स्टडीज। सो आपका आंसर जो है एग्जाम्पल हैवी, सब्सटेंशिएशन हैवी बन पाए, राइट। हर एक डायरेक्टिव को हमको किस पे चेक करना है? इन 3 पैरामीटर्स पे। तो हिडन बियॉन्ड डिमांड जाने जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इलस्ट्रेट मतलब सिंपल आप एग्जाम्पल देके ज़्यादा आगे बढ़ते जाओ। डायरेक्टिव का नलिफिकेशन नहीं होगा, क्यों? जब कुछ भी हिडन या बियॉन्ड नहीं है तो नलिफिकेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। डेप्थ और पॉइंट काउंट में अगर आप देखो तो पॉइंट काउंट आपको ज़्यादा रखना है, डेप्थ पे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे बढ़ते रहना है, राइट। तो पिछले 5 सालों में कितनी बार आया है? एक बार तो ये GS1 में आया है, अगेन एक बार GS2 में आया है, GS3 में तो आया ही नहीं है, GS4 में अगेन 2 बार आया हुआ है। तो बेसिकली आपको इसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस पता चल पा रही है इससे, ये डेटा वेटा आपको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेट डायरेक्टिव पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इलस्ट्रेट डायरेक्टिव पे यहाँ पे आए हुए हैं। अब इसको हम एक आंसर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इलस्ट्रेट विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि इलस्ट्रेट करना है विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो डायरेक्टिव है इसके साथ लगा हुआ। अब आप देखोगे इसका आंसर, तो स्टूडेंट जब पहली डिमांड को एड्रेस कर रहा था इस वाले पार्ट के लिए, बेसिकली इस वाले पार्ट के लिए यहाँ पे एड्रेस करा था, तो पहले ये यहाँ पे डायमेंशन देता है, उसके बाद एग्जाम्पल दे रहा है। पहले डायमेंशन दे रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल दे रहा है। बट वहीं जब इलस्ट्रेट वाले डिमांड को एड्रेस करने लगा, तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल दे रहा है एज ए केस लॉ, उसके बाद इसको लिंक कर रहा है थ्योरी से। सबसे पहले ये एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे अगेन, उसके बाद लिंक कर रहा है थ्योरी से। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, कि आपको समझ में आना चाहिए कि इलस्ट्रेट डायरेक्टिव आया तो आंसर की अप्रोच में कैसे चेंज बनने वाला है, राइट। दिस इज द माइन्यूट थिंग विच यू हैव टू लर्न बेसिकली। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने 5वें डायरेक्टिव की तरफ, दैट इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का जो मतलब होता है ना, डिस्क्राइब इज द डायरेक्टिव जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा। ये क्या इंस्ट्रक्शन होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का फीचर्स बताना है, उसका फंक्शन बताना है, या कमिटमेंट बताना है, या कुछ इंपॉर्टेंस बताना है। ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्राइब डायरेक्टिव से का मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमको इन 3 पैरामीटर पे किसी भी डायरेक्टिव को चेक करना होता है। तो अगर आप देखोगे तो क्या इसके अंदर कुछ हिडन बियॉन्ड डिमांड जाने जैसा कुछ है? नहीं, इसके अंदर कुछ भी हिडन और बियॉन्ड डिमांड लेवल पर नहीं जाना है। इसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ। अब कैरेक्टरिस्टिक बताने के बाद कुछ बियॉन्ड डिमांड नहीं लिखना हमको उससे, ठीक है। डायरेक्टिव का फंक्शन नलीफाई हो रहा है क्या? बियॉन्ड डिमांड जाना, या जब हिडन डिमांड कुछ है ही नहीं तो क्या नलीफाई होगा इसके अंदर, ठीक है। डेप्थ रखें या पॉइंट काउंट रखें, तो आपको यहाँ पे पॉइंट काउंट ज़्यादा रखना है रेदर देन डेप्थ, ठीक है। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ के। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है। तो 2 बार ये आ रखा है GS1 में, सिमिलरली 2 बार GS2 में आ रखा है, 7 बार ये GS3 में आ सकता है, GS4 में ये 3 बार आया हुआ है। यानी कि हम अगर GS3 का पेपर बनाएंगे तो हम डिस्क्राइब रखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे रेदर देन हम GS2 के पेपर में डिस्क्राइब करके क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी बस समझने के लिए है, इसको कुछ याद वगैरह नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आप देखो, जैसे मैंने बोला कि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव निगेट भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। अब डिस्क्राइब ने कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी एक्सप्लिसिट मेंशन कर ही दिया, यानी कि इसने डिस्क्राइब का फंक्शन नलीफाई कर दिया क्योंकि एक्सप्लिसिट मेंशन करके, राइट। सो आपको ये भी समझना है कि कहाँ कहाँ फंक्शन नलीफाई हो रहा है। आपको ये जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनमें ट्राई करना है सारी चीज़ें। अब जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज
इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज फेस्ड बाय देम। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे डायरेक्टिव लिखा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यहाँ से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखूंगा। मैं एक डायग्राम बना दूंगा, वर्ल्ड मैप, जहाँ पे दिखा दूंगा कि ये कंट्री जो है रबर डिस्ट्रीब्यूशन बना रही। उसके बाद क्या पूछा? इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज फेस्ड बाय देम। तो उनके इन्वायरमेंटल इशूज में पॉइंट आउट कर दूंगा, कुछ मेजर्स बता दूंगा, फिर कंक्लूड कर दूंगा। ये तो मुझे समझ में आ गया, बट डिस्क्राइब जो पहले पार्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो डिस्क्राइब यहाँ लिखा हुआ है, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या सिर्फ डायग्राम बना के मैं मैपिंग कर दूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं और आगे बढ़ जाऊँ? मुझे क्या करना चाहिए? और ये क्वेश्चन 15 मार्कर का है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली आपके पास 3 पेज होंगे इसको एड्रेस करने के लिए, राइट? तो आप रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे बेसिकली यहाँ पे। डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करोगे? एक बड़ा सा मैप बना सकते हो, वर्ल्ड मैप, जहाँ पे आप कंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हो। एक बिगिनर एस्पिरेंट ऐसे करेगा जिसको डायरेक्टिव की समझ नहीं है। फिर वो इन्वायरमेंटल इशूज लिखेगा यहाँ पे, इन्वायरमेंटल इशूज यहाँ तक बताएगा, फिर उसके मेजर्स बताएगा यहाँ तक, और उसके बाद कंक्लूड कर देगा ऐसे, राइट? वही एक एस्पिरेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ है, उसका आंसर का अप्रोच कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक बताना। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जैसा कुछ भी एक्सप्लिसिट मेंशन है नहीं, राइट? तो यानी कि डायरेक्टिव का फंक्शन हम लगा सकते हैं बेसिकली। तो हमारे पास अगर 3 पेज है यहाँ पे, लेट्स से हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने एक डायग्राम बनाया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो मैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताऊँगा इन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से किन किन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे रबर प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली क्या रेनफॉल होना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टिव क्या लिखा हुआ है? डिस्कस। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं चाहूँ तो कुछ एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे लेट्स से रबर प्रोड्यूस हो रहा है, उनके भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, विच कंट्री इज़ द हाइएस्ट लेट्स से रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड ऑल, राइट? उसके बाद मैं इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में बात करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे मेजर्स के बारे में बात करूँगा, उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा, राइट? तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा पाऊँ, अगेन सिमिलर क्वेश्चन अगर आप देख पाओगे, तो एक स्टूडेंट से हमने ये लिखवाया है, हमारे स्टूडेंट था। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर आप देखोगे फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई गई है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास डायरेक्टिव था कि कितना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या वाटर चाहिए बेसिकली। उसके बाद कुछ एशियन कंट्रीज़ के कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं जो कि रबर प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली यहाँ बताएं। फिर जाके ये इन्वायरमेंटल इशूज़ यहाँ बता रहा है, फिर जाके यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशूज़ बता रहा है, इसने मेजर्स नहीं बताया, फिर यहाँ पे कंक्लूड कर दिया एक कोट के साथ बेसिकली, राइट? सो दिस इज हाउ द आंसर चेंजेस इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव। अब नाउ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट विल गेट मोर मार्क्स बेसिकली, राइट? गेट मोर मार्क्स देन दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, यानी कि ये वाला स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लेके आएगा बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप देखो, जो लोग एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं, राइट, जो रैंकर बन रहे हैं बेसिकली, और जो लोग इंटरव्यू लेवल पे छट जाते हैं, ठीक है, उनमें और उन दोनों की बातें अगर आप सुनोगे तो दे आर गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग कि प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, राइट? दूसरा, उनके नॉलेज लेवल भी क्या है? सेम है। बट एक रैंकर जो है ना, आंसर लिखते समय कुछ कुछ छोटे छोटे सब्जेक्टिव डिसीजन ले पाता है, जिसकी वजह से वो अपने लिए 0.5 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ले पाता है, जो कि ये वाला इंसान नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि उनको इन छोटी छोटी चीज़ों की समझ नहीं है, जिससे आंसर आपका एम्पलीफाई हो सकता है और आपको नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। सो आपको क्या करना है? अब देखो, डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई कैसे होता है। अब यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द वेरियस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स। अब यूपीएससी इसकी जगह एक्सप्लेन भी लिख देता, तब भी चल जाता काम। तो डायरेक्टिव्स कभी कभी क्या होता है, इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं, राइट? और डायरेक्टिव का फंक्शन भी नलिफाई कर देता है, कैसे? एक्सप्लिसिट मेंशन करके यूपीएससी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक्सप्लेन लिख देता, तब भी डायरेक्टिव का फंक्शन क्या था? नलिफाई था। क्यों? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लिसिट मेंशन के साथ आ गया। यानी कि जिसको समझ है डायरेक्टिव की, जिसको समझ नहीं है डायरेक्टिव की, दोनों जो है लेवल पे सेम ही है एक तरीके से, राइट? और ये सारी चीज़ें आपको इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू समझनी पड़ेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डायरेक्टिव का फंक्शन लगाने की कोशिश करो, राइट? बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे डायरेक्टिव देखते हैं जहाँ पे 70-30 अप्रोच लग रहा होता है, यानी कि 70% तो आपसे जो कोर डिमांड पूछी गई है वो तो आपको बताना ही बताना है, बट 30% तक, अप टू 30%, जरूरी नहीं कि आपको 30% ही लिखना है, अप टू 30%, यानी कि आप 80-20 भी लगा सकते हो, 90-10 भी लगा सकते हो, बट आप कुछ पोर्शन जरूर अपना बियॉन्ड डिमांड लेके जाओ, राइट? तो ये ऐसे कुछ डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम सीखने वाले, ठीक है? नाउ जो 7वां डायरेक्टिव था
जिसमें 70-30 अप्रोच लगता है, दैट इज डिस्कस। नाउ डिस्कस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको मल्टीपल एंगल के साथ जो है अपने पॉइंट्स लिखने हैं। यानी कि आपके पास अगर एक डिमांड है, जैसे आपने एक हेडिंग बनाई दैट इज डिमांड, तो आप इसके अंदर जो भी पॉइंट लिख रहे हो सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखो, ठीक है, ताकि तभी आप मल्टीपल एंगल्स डाल सकते हो। और ये सारे जो डायमेंशंस होने चाहिए ना वो भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टिव डिस्कस डायरेक्टिव का मतलब ये हुआ कि डिमांड के अंदर आप मल्टीपल जो है एंगल्स डालो। दूसरा, आप व्यू पॉइंट्स भी क्या कर सकते हो, डिफरेंट रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर ये कोर डिमांड ये पूछी गई है, जैसे कोर डिमांड ये पूछी है, एक कोर डिमांड मतलब एक व्यू पॉइंट, जैसे इसके अंदर आपने मल्टीपल एंगल्स दे दिए, आप चाहो तो व्यू पॉइंट भी चेंज कर सकते हो, यानी कि एक एक्स्ट्रा डिमांड बना सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे 70-30 अप्रोच लगता है, तो आप 30% तक में कुछ एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट भी ले सकते हो, जिसमें हो सकता है कुछ काउंटर पॉइंट लिखना चाहते हो या कुछ भी बियॉन्ड डिमांड आप जा सकते हो, और इसके अंदर आप चाह के 1-2-3 पॉइंट लिख सकते हो, राइट। सो डिस्कस डायरेक्टिव का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप जो कोर डिमांड पूछी गई उसके अंदर मल्टीपल एंगल रखें, प्लस कुछ व्यू पॉइंट एक्स्ट्रा भी अदर देन द कोर डिमांड आप जाएं बियॉन्ड लेके, जहाँ पे आप 30% तक लिख सकते हैं कुछ, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमको ये समझ में आ गया अभी तक कि 70-30 अप्रोच लग रहा है, मल्टीपल एंगल्स लग रहे हैं, और जो 30% अप्रोच में हमको कुछ दूसरा व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं, हम कुछ बियॉन्ड डिमांड हमें जाना है, राइट। तो यहाँ पे चेक करो 3 पैरामीटर्स पे इस डायरेक्टिव को, क्या हिडन और बियॉन्ड डिमांड होता है, यस इसके अंदर बियॉन्ड डिमांड होता है। क्या डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई हो रहा है, ये तो हमको केस बाय केस चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो फिर ये केस बाय केस चेक होगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद डेप्थ और पॉइंट काउंट में पॉइंट काउंट यहाँ जीत जाता है, यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस हैवी नहीं होता है, आपको नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा रखने हैं बेसिकली, ठीक है। तो डिस्कस डायरेक्टिव इज द मोस्ट यूज डायरेक्टिव इन एवरी पेपर, अगर आप देखोगे तो सब में ये टॉप पे है बेसिकली। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं इस पर। अब जैसे आप देखो कि कुछ पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब एक स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव की समझ है और जिसको नहीं है, कैसे इस आंसर को लिखेगा। आपके पास 2 पेज हैं क्योंकि ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ देखो जरा कि आपसे क्या पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, राइट। यहाँ पे एक स्टूडेंट क्या कर सकता है कि सिंपल हड़प्पा पे एक बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकता है, हो सकता है यहाँ पे एक डायग्राम बना दे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हो सकता है इंडिया का डायग्राम बनाए और हड़प्पन के कुछ साइट्स यहाँ पे दिखा दे। सेलियंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, यहाँ पे पॉइंटर्स वाइज इसको यहाँ तक लिखेगा, फिर यहाँ पे आगे एंड कर देगा, राइट। डायरेक्टिव क्या था हमारे पास, डिस्कस। वो एक स्टूडेंट है जिसको डायरेक्टिव डिस्कस की समझ है, उसको पता है कि इसमें हम 70-30 अप्रोच लगाते हैं, यानी कि अप टू 30% हम बियॉन्ड डिमांड जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेगा, ठीक है, बैकग्राउंड बेस्ड या रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, क्योंकि अभी हड़प्पा को 100 ईयर्स भी हो चुके हैं, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट आप डाल सकते हो। सिमिलरली वो डायग्राम तो बनाएगा ही बनाएगा। सेलियंट फीचर्स ऑफ क्या करेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ बियॉन्ड डिमांड जाने की कोशिश करेगा, कुछ बियॉन्ड डिमांड सोचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब बियॉन्ड डिमांड में अपोजिंग व्यू भी हो सकता है, बियॉन्ड डिमांड में अपोजिंग व्यू भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप अपोजिंग व्यू क्या ही लोगे, अपोजिंग व्यू जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बन पा रहा, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर आपने कुछ PYQ वगैरह ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट टाइम्स। तो जो भी आर्किटेक्चर था हड़प्पा का, आज के डेट में हम कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बाथिंग होती थी वहाँ पे, हम भी यहाँ पे अभी भी कुंभ मेला कर रहे हैं, दैट इज एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी। उसी तरह प्लैंड अर्बन सिटीज़ होते थे, तो हमारा भी चंडीगढ़ प्लैंड है, प्लैंड बाई ली कॉर्ब्यूजर। तो अगेन आपके पास 2 पॉइंट दिख गए विच इज़ बियॉन्ड डिमांड, और उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हो, तो ये एलिमेंट आपको 0.5 या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देके जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन द टेक्निक्स ऑफ आंसर राइटिंग बेसिकली। तो डिस्कस डायरेक्टिव जो है इस तरीके से काम करता है, और ये सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस पर ट्राई करना है कि आप बियॉन्ड डिमांड कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। एक आंसर से भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली कि एक रैंकर का हमने आंसर लिया हुआ है, दिस इज रैंक 3 आकांक्ष धुल दिस ईयर। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इज सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दिस इज द इम्प्लिसिट डिमांड हियर बेसिकली। तो एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इज सेंट्रल टू द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो इसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, और एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट कैसे सेंट्रल है फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इसने यहाँ पे बताया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दिस लाइट डिस्कस अगेन, यानी कि यहाँ पे 70-30 अप्रोच आप लगा सकते हो। डिस्कस द रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो यहाँ पे इसने रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल है ये बताया है। उसके बाद बियॉन्ड डिमांड में यहाँ ये जा रहा है, वे फॉरवर्ड लिख रहा है, तो दैट इज अराउंड 30%, अप टू 30% आप क्या कर सकते हो, बियॉन्ड डिमांड जा सकते हो। ही इज ऑल्सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल,
तो 70-30 अप्रोच यहाँ पे लग के आ रहा है। और ये 70-30 अप्रोच हमने अपने मन से नहीं बनाया, हमने बहुत सारी टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करने के बाद ही ये रेशियो डाला, राइट। मूविंग ऑन, एक कॉपी हम लिखते हैं आदित्य श्रीवास्तव की, विच इज हु वाज रैंक 1 CSE 2023। तो ये प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे विद सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस लगा दिया, यानी कि 70-30 अप्रोच हो गया, ठीक है। अप टू 30% आप बियॉन्ड डिमांड जा सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप इनहेंसेस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन दिया, जो कोर डिमांड था उसको यहाँ पे मीट किया कि हाउ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप हेल्प्स बेसिकली। उसके बाद अपोजिंग व्यू ले रहा है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो देयर एंड वे अहेड एंड कंक्लूजन। तो ये थोड़ा 30% से ज़्यादा चले गए बियॉन्ड डिमांड, बट येस अगर आप देखोगे तो ही इज़ ऑल्सो गोइंग बियॉन्ड डिमांड बेसिकली, राइट। तो अगर आपके पास डिस्कस है तो यू हैव टू डिस्कस इट पहले तो मल्टी डायमेंशनली, उसके बाद एक डिफरेंट व्यू पॉइंट भी आप ले सकते हो, उसके अंदर भी पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो, राइट। वाई? बिकॉज डिस्कस डायरेक्टिव रिक्वायर्स यू टू डू दैट बेसिकली। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब भी होता है प्रेजेंट वेरियस व्यू पॉइंट्स, मल्टीपल एंगल्स, काउंटर पॉइंट भी आप दे सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो बिफोर कंक्लूडिंग बेसिकली, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ, विच इज कॉमेंट। नाउ अब जो 3 डायरेक्टिव आगे आने वाले हैं, दैट इज कॉमेंट, इलैबोरेट और इलूसिडेट। अब ये तीनों जो हैं लगभग सिमिलर मीनिंग है इनकी, और तीनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो हमको इनको ऐसे ही देखना है, बस आपको ये समझना है कि अगर आपके पास इलैबोरेट या इलूसिडेट आ जाए तो आपको यहाँ पे एनालिसिस हैवी आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा पॉइंट कम करके डेप्थ पे जा सकते हो, ठीक है। बट आपके पास कमेंट पूछेगा तो आपको पॉइंट हैवी ही आंसर लिखना है बेसिकली, ठीक है। पॉइंट काउंट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो, जैसे जब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट काउंट ज़्यादा होना चाहिए या एनालिसिस हैवी होना चाहिए, तो यानी कि आप जहाँ पे 7 पॉइंट लिखते थे वहाँ पे आप 5 पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट कम करने का मतलब आप सीधे 7 से सीधे 3 कर दोगे और बड़ा बड़ा पैराग्राफ बना दोगे, तो आपका गेम वहीं ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 5 का ही डिफरेंस है, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली जो आगे के 3 डायरेक्टिव हैं सिमिलर मतलब है, इसमें ज़्यादा हम बाल की खाल नहीं निकाल सकते। कमेंट, इलैबोरेट, इलूसिडेट। तो इलैबोरेट और इलूसिडेट इज सिंपली व्हाट, यहाँ पे एनालिसिस हैवी होना चाहिए बेसिकली, एनालिसिस हैवी लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स करके इलैबोरेशन ज़्यादा दीजिए आप। कमेंट में बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, पॉइंट काउंट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो कमेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ब्रीफ ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन आपका, आपको शॉर्ट फोकस्ड, गिव अ शॉर्ट फोकस्ड टेक बैक्ड बाई 1 और 2 रीजन बेसिकली, यानी कि आपको नंबर ऑफ पॉइंटर्स रखने हैं छोटे छोटे में, ज़्यादा है। अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर बियॉन्ड डिमांड जाना होता है, येस 30% आप जाओ तो बियॉन्ड डिमांड जा सकते हो, डिस्कस की तरह ही है। नलिफिकेशन होगा कि नहीं होगा वो आपको केस बाय केस चेक करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे टिक है तो यहाँ पे केस बाय केस चेक करना पड़ेगा, केस बाय केस, ठीक है। अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो यहाँ पे भी टिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल होता है ऐसे। डेप्थ और पॉइंट काउंट में से यहाँ पे आपको पॉइंट काउंट ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देख लेना है कि इसका क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। तो 4 बार यहाँ पे आया हुआ है, 9 बार यहाँ पे आया हुआ है, 4 बार अगेन GS3 में आया हुआ है, 1 बार आपका GS4 में आया हुआ है। सो यानी कि अगर मैं GS4 का पेपर बनाऊंगा तो कॉमन डायरेक्टिव को बहुत कम रखूंगा उसमें, ठीक है। और अगर मैं लेट्स से GS2 का पेपर बनाऊंगा तो कॉमन डायरेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा GS2 में यूज़ करूंगा। तो दिस इज़ नॉट ओनली रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो बट रेलेवेंट फॉर अस ऑल्सो, कि हम फ्रेमिंग ऐसी बनाएं जाकि स्टूडेंट जो हमारा एग्जाम दे रहा है उसको UPSC जैसे क्वेश्चन की फील आए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे 2025 में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स नीड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कमेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करोगे कि ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, वो पुअर पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, वर्सेस पुअर पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कर दे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना शुरू कर दे, तो पुअर पीपल की जो नीड होती है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। या जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार प्लास्टिक बैन कर दे तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग पुअर लोग काम करते हैं उनकी इंप्लॉयमेंट और लिवलीहुड पे बात आ जाएगी बेसिकली। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बताने हैं। तो ऑलमोस्ट 70% जो है आप डिस्कस करोगे किस पे, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर। फिर आप 30% अप टू 30% आप बियॉन्ड डिमांड भी जा सकते हो और ये बता सकते हो अपोजिंग व्यू लेके में भी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम
अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट में ही हो सकता है फेवर भी कर सकता है। तो उसके लिए आप 2-3 पॉइंट यहाँ लिखोगे, उसके बाद अपने आंसर को कंक्लूड करोगे बेसिकली, राइट। दिस इज हाउ द कॉमन डायरेक्टिव वर्क्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 8वां डायरेक्टिव है दैट इज इलैबोरेट। नाउ मैंने आपको बताया इलैबोरेट और इलुसिडेट ऑलमोस्ट सेम है, इलुसिडेट ऑलमोस्ट सेम है, इलुसिडेट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में ही 70-30 अप्रोच लगता है, यानी कि आपको 70% तो वही डिस्कस करना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, 30% आप क्या कर सकते हो, बियॉन्ड डिमांड जा सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड डिमांड जा सकते हो, बियॉन्ड डिमांड जा सकते हो, ठीक है। इलैबोरेट का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड बेसिक्स, मतलब आपको बियॉन्ड बेसिक जाके बात करनी है। जब आप बियॉन्ड बेसिक जाने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीज़ें। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि दिस इज डेप्थ हैवी, यानी कि एनालिसिस हैवी। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पॉइंट 7 से हो सकता है 5 हो जाए, बट अच्छे से एक्सप्लेन और एग्जाम्पल होनी चाहिए इसके अंदर, राइट। दिस इज व्हाट इलैबोरेट वांट्स यू टू डू, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्टिव को आपको क्या करना है, इन 3 पैरामीटर्स पर चेक करना है। हिडन बियॉन्ड डिमांड जाना होता है क्या, यस बियॉन्ड डिमांड जाना होता है। हिडन नहीं जाना होता, बियॉन्ड डिमांड जाना होता है। अब उसको चेक करने के लिए नलिफिकेशन होता है क्या, वो आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा, ठीक है। और डेप्थ और पॉइंट काउंट में से आपको डेप्थ पे ज़्यादा जाना पड़ेगा, ठीक। दिस इज व्हाट इलैबोरेट वांट्स टू डू। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो, 2 बार इधर आया हुआ है, 1 बार इधर आया हुआ है, अगेन 5 बार इधर आया हुआ है और 1 बार इधर आया हुआ है। GS3 में सबसे ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप इलैबोरेट। यानी कि आपको हर एक तीनों एस्पेक्ट्स पे ढंग से एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे और सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। और लगभग 70% ऑफ द पेज स्पेस आपका कहाँ चला जाएगा, इन्हीं को एड्रेस करने में चला जाएगा। और रेस्ट अप टू 30% में आप बता सकते हो कि हमारी पार्टनरशिप में, इंडिया और अफ्रीका के डिजिटल पार्टनरशिप में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसका सोल्यूशंस क्या है। बेसिकली दिस आप बेसिकली यही आपको करना है। तो ये आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ, दैट इज इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब क्या है, एक्सपोज हिडन अजम्पशंस। तो जब भी आप हिडन अजम्पशन को एक्सपोज करोगे तो आपको थोड़ा सा आर्टिकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लाना पड़ेगा, अपने आप को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, तो हमको थोड़ा डेप्थ की तरफ जाना पड़ेगा रेदर देन पॉइंट काउंट, ठीक है। हम सिंपल ऑब्जर्वेशन देके ऐसे ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, विल हैव टू सब्सटेंशिएट एज वेल। तो यानी कि जहाँ पे आप 7 पॉइंट लिखते थे, 6 पॉइंट लिखते थे, वहाँ पे आप 4 से 5 पॉइंट अच्छे से इलेबोरेट करके एग्जाम्पल के साथ लिखोगे बेसिकली, राइट। नाउ अगेन दिस ऑल्सो रिक्वायर्ड 70-30 अप्रोच, ठीक है, यानी कि अप टू 30% आप बियॉन्ड डिमांड जा सकते हैं। तो इलुसिडेट और इलेबोरेट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे इसका पहले फ्रीक्वेंसी देख लो कि 3 बार ये GS1 में आया हुआ है, GS2 में ये 2 बार आया हुआ है, 1 बार GS3 में आया हुआ है और GS4 में आया ही हुआ नहीं है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी इस डेटा से कोई मतलब नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे कुछ आपके पास क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और इसको जाके प्रैक्टिस करना। मैं एक बार 70-30 वाले जितने डायरेक्टिव थे उसको समराइज कर देता हूँ बेसिकली। तो 70-30 अप्रोच के हमारे पास डायरेक्टिव था, एक डिस्कस, ठीक है, एक था हमारे पास कमेंट, एक था हमारे पास जैसे इलैबोरेट, एक था हमारे पास इलुसिडेट, एक और डायरेक्टिव हमारे पास एस्टिमेट, जो हम आगे देखेंगे अभी, एस्टिमेट, राइट। सब में 70-30 लगता है, यानी कि 70% आपको क्या डिस्कस करना है, आपका जो कोर डिमांड होगा ना, कोर डिमांड, उसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा होगा, हाई वेटेज, ठीक है। इन सब में सेम ही होने वाला है। कोर डिमांड जो पूछा गया क्वेश्चन का, उसका वेटेज ज़्यादा होगा। जो बियॉन्ड डिमांड वाला एस्पेक्ट है उसका पेरिफेरल, जो बियॉन्ड डिमांड वाला एस्पेक्ट है उसका वेटेज कम होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। डिस्कस के अंदर क्या होता है ना कि जब भी आप लेट्स से हेडिंग बनाते हो तो इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल होने की कोशिश करते हो बेसिकली, ठीक है। सारे पॉइंट्स डिफरेंट डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कमेंट के अंदर क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन पे ही आपके सारे पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट्स मल्टी डायमेंशनल हो। और ये दोनों जो कमेंट और डिस्कस है ना, ये पॉइंट हैवी होते हैं, ठीक है, पॉइंट हैवी होते हैं। पॉइंट हैवी मतलब इसमें आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा लिखना है, पॉइंट हैवी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको मैं डिस्कस और कमेंट के बीच में अंतर बताने की कोशिश करूं तो आपको ये पता चलेगा कि अंतर जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है। उसी तरफ इलैबोरेट और इलुसिडेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये कोर डिमांड हैवी है, यहाँ पे एनालिसिस हैवी ये होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये एनालिसिस हैवी होते हैं, एनालिसिस हैवी, क्योंकि यहाँ पे इलैबोरेट करने के लिए बोल रहा है, इलुसिडेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप देखोगे कमेंट और बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये लोग पॉइंट हैवी हैं,
ये एनालिसिस हैवी होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल और सब्सटेंशिएशन ज़्यादा देना पड़ेगा। आपका पॉइंट 7 से 5 हो जाएगा, बट इलेबोरेशन ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। एस्टिमेट हम आगे सीखने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बेसिकली इज, राइट। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ, दैट इज 10th नंबर डायरेक्टिव, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? रीजनड अप्रॉक्सीमेशन करो, ठीक है, या रेंज या फिगर डिसाइड करने की कोशिश करो बेसिकली। यानी कि आपको अगर ट्रिप पे जाना है तो आप बजट का एस्टिमेट करते हो बेसिकली कि कितना खर्च हो सकता है। सो दैट इज व्हाट एस्टिमेशन बेसिकली, ठीक है। अगेन एस्टिमेशन में क्या करना होता है? आपको मल्टीपल एंगल लेना पड़ता है क्योंकि आप एस्टिमेट कर रहे हो चीज़ों, तो पॉइंट काउंट ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन डेप्थ, ठीक है। इसके अंदर बियॉन्ड डिमांड, यस 30% आप बियॉन्ड डिमांड जा सकते हो बेसिकली। अब नलिफिकेशन होगा कि नहीं होगा वो आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा, ठीक है। ये रही इसकी फ्रीक्वेंसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फ्रीक्वेंसी खुद देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास GS1 का क्या है? एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Now, Kanchi region was ruled by Pallavas during one of the time, right? और उनका कुछ ना कुछ contribution होगा with respect to art and literature. Now, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा डेवलपमेंट जो है with respect to art and literature जो है पल्लवा डायनेस्टी नहीं कर दिया। There were other dynasties too जहाँ पे जो है उन्होंने इसके डेवलपमेंट में contribution किया होगा बेसिकली। सो एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ कि आप बेसिकली इनका contribution तो बताएं, ठीक है, बट आप बाद में जाके देयर वर अदर पीपल एज वेल जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे जितना भी सिग्निफिकेंट रहा हो या ना रहा हो, आपको वो बताना पड़ेगा, राइट। और अगेन आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 70-30 अप्रोच लगता है एस्टिमेट डायरेक्टिव में, आपको 70% ज़्यादा बात करनी है इस पे पल्लवास ऑफ कांची, ठीक है। नाउ द अदर पीपल हैव ऑल्सो रूल्ड ओवर द कांची, अदर डायनेस्टीज, फॉर एग्जाम्पल चोलास, पांड्यास। तो आप चाहो तो यहाँ पे उनका कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन बता सकते हो एंड देन यू कैन एंड द आंसर। सो बेसिकली एस्टिमेट डायरेक्टिव भी वैसा ही है, पॉइंट हैवी जाएगा, ठीक है, पॉइंट हैवी जाने वाला है। और यहाँ पे 70-30 अप्रोच लगता है, 30% में आप बियॉन्ड डिमांड जाओगे और रीजन अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ डायरेक्टिव है जहाँ पे 60-40 अप्रोच लगता है। मतलब क्या? 60% जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो बतानी है और 40% में आप हिडन डिमांड आपका एक्सपोज होगा बेसिकली, हिडन डिमांड्स पे आप बात करो, ठीक है। तो जो भी उस डायरेक्टिव के अंदर हिडन डिमांड्स हैं वो 40% आप पेज स्पेस में जाएंगे। तो सबसे पहला डायरेक्टिव क्या है? डू यू एग्री और डू यू थिंक, दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब आपको क्या है, दोनों तरफ का स्टांस देना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी आपसे कोर डिमांड, उस पर एग्री भी करना है, बट उसका अपोजिंग व्यू भी आपको देना है। और जो अपोजिंग व्यू आप लोगे वो कैसा होगा? वो आपका 40% अप टू 40% आप लोगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको हिंट कर रहा है कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव के साथ जो कोर डिमांड दी गई है उस पर आप ज़्यादा बातें करो, राइट। अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे आपको आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट करना पड़ता है। अब आप चेक करोगे इसको इन 3 पैरामीटर्स पे, तो क्या डू यू एग्री के अंदर हिडन डिमांड होती है? यस। बियॉन्ड डिमांड नहीं होता, हिडन डिमांड होता है, ठीक है। डायरेक्टिव का नलिफिकेशन होगा कि नहीं, वो तो केस बाय केस चेक करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे, क्रॉस नहीं कर सकते, केस बाय केस लिखते रहो मैं, ठीक है। डेप्थ या पॉइंट काउंट करना पड़ेगा, तो आपको पॉइंट काउंट पे जाना है बेसिकली यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि डू यू एग्री कितनी बार पूछा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद देख सकते हो ना। वो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? तो आपको बताना है कि यस, ग्लोबलाइजेशन से कैसे अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे सेल्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, जिससे लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं बेसिकली, बट आपको इसको अपोज भी करना है। सो जो क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है कि आपको ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बढ़ रहा है, यू हैव टू डिस्कस हियर अराउंड 60% ऑफ द पेज स्पेस, यानी कि आपको इस पे ज़्यादा बातें करनी है। इसके अपोजिंग व्यू पे आपको 40% बात करनी है बेसिकली, राइट। सो दिस इज हाउ डायरेक्टिव डू यू थिंक कंटेन्स बोथ साइड ऑफ द व्यू। अब आपको दोनों पे बात करके फिर जाके कंक्लूजन में एक स्टांस लेना पड़ेगा विच इज बैलेंस्ड आर्गुमेंट, राइट। दिस इज हाउ द आंसर चेंजेस विथ डू यू थिंक डायरेक्टिव। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डू यू थिंक मैरिज एज सेक्रेमेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू थिंक लगा के, यानी कि यहाँ पे 60-40 लगेगा। और क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है कि आप ये बताओ कि मैरिज आज के डेट में अपने जो सेक्रेमेंटल कैरेक्टर था उसको लूज कर रहा है। सो मैरिज का रेलेवेंस या मैरिज एज इंस्टीट्यूशन कैसे डिक्लाइन कर रहा है, आपको यहाँ पे लगभग 60% ऑफ द बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की कोर डिमांड इस पर्टिकुलर टोन में है, राइट। और 40% में आप ये बात करोगे कि किस तरीके से अभी भी सेंसिटी बची हुई है बेसिकली, ठीक है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा होता तो ये वाला एस्पेक्ट 60% पे चल जाता, ये वाला 40% पे आ जाता, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। कुछ आंसर्स देख लेते हैं। तो डू यू थिंक मैरिज वाला जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैरिज के लिए एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन,
फिर उसके बाद किस तरीके से मैरिज अपनी वैल्यूज़ अपनी सैक्रेमेंटल कैरेक्टर लूज़ कर रहा है, फिर कैसे यहाँ पे जो है अपना जो है सेंसिटिव बचा के भी रखा है, एंड देन कंक्लूजन। तो अगर आप देखोगे तो इसमें अगर स्टूडेंट ने 4 पॉइंट लिखा है, यहाँ 1 2 3 4, तो इसमें 3 ही लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को ज़्यादा वेटेज दिया है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव। उसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि कैसे डायरेक्टिव का फंक्शन जो है वो नलीफाई होता है। अगर आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन, जो 2025 का क्वेश्चन आया 10 नंबर का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर रेदर देन नॉन स्टेट एक्टर, डू यू एग्री। यानी कि क्वेश्चन की टोन क्या बोल रही है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एंटी स्टेट एक्टर की तरफ देखते हैं, यानी कि आपको 60% क्या है यहाँ पे बात करनी है, बट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह भी तो काम करता है, जहाँ पे 40% आपको काम करना है, 40% आपको पेज स्पेस दे के बात करनी है आंसर में। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लिसिटली 2 एस्पेक्ट दे दिए गए, जिसपे आपको इन दोनों एस्पेक्ट पे 60% और 40% पे बात करनी है। तो उसके बाद डी यू एग्री लिखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे जो डी यू एग्री का जो फंक्शन है वो क्या हो गया, नलिफाई हो गया बेसिकली, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन की डिमांड और कॉन्टेक्स्ट अगर आपको ढंग से पता चल गया ना, तो फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव क्या होता है, वो नलिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे डू यू एग्री नलिफाई होकर दिख रहा है वो आपको पता चल गया। तो जैसे मैं यहाँ पे बोला था ना कि केस बाय केस पता करते हैं, तो इसी तरह आपको यहाँ पे केस बाय केस पता करना पड़ेगा, और आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इस पर जाके प्रैक्टिस करना और केस बाय केस पता करने की कोशिश करना, तब जाके आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाओगे एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं 12th नंबर डायरेक्टिव की तरफ, दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट, राइट। अगर आप देखोगे तो अगर लेट्स से इफ यू हैव टू कवर द जर्नी ऑफ 100 किलोमीटर्स बेसिकली, ठीक है, 100 किलोमीटर्स, और अगर आप अभी 60 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हो, एंड इफ आई आस्क यू कि टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू कंप्लीटेड योर जर्नी बेसिकली, तो आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड 60% ऑफ द जर्नी, यानी कि 40% इज स्टिल रिमेनिंग विच इज व्हाट द हिडन एस्पेक्ट। तो दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 और 40 अप्रोच लगता है कि 40% इज स्टिल व्हाट रिमेनिंग, जो आपको बताना पड़ेगा। नाउ टू व्हाट एक्सटेंट डायरेक्टिव का जो मतलब होता है ना, आपको डिग्री ऑफ इम्पैक्ट चेक करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। जब भी आप किसी का डिग्री ऑफ इम्पैक्ट चेक करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको ना एनालिसिस हैवी जाना पड़ेगा रेदर देन पॉइंट हैवी, राइट। फॉर एग्जांपल क्या करना पड़ता है इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव में, अगर आप मैं इसको चेक करके बताऊं तो हिडन डिमांड या बियॉन्ड डिमांड इसके अंदर है कि नहीं, यस हिडन डिमांड है। अगर आप देखो डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई हो रहा है कि नहीं, वो तो आपको केस बाय केस चेक करना पड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। उसका डेप्थ और पॉइंट काउंट में आपको बताना पड़ेगा कि डेप्थ पे ज़्यादा फोकस पड़ना पड़ेगा। वहीं डी यू एग्री में क्या होता है, डी यू एग्री में क्या होता है, आपको पॉइंट हैवी ज़्यादा होता है, पॉइंट काउंट ज़्यादा होना चाहिए आपका, राइट। सो यहाँ पे जो अंतर है डी यू एग्री और टू व्हाट एक्सटेंट में, क्योंकि दोनों जो है सेम ही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, दोनों में ही आपको जो कोर डिमांड पूछी गई है उसी पे ज़्यादा बात करनी है, तो दोनों में अप्रोच का बस अंतर इतना ही है कि डू यू एग्री इज मोर पॉइंट हैवी, टू व्हाट एक्सटेंट में आपको क्या करना होता है, आपको एनालिसिस हैवी जाना पड़ता है, राइट। तो किस तरीके से कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अगर आप देखोगे तो सब यहाँ दिया हुआ है। तो बेसिकली ये GS3 और GS2 में ही 2 बार आया हुआ है पिछले 5 सालों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड द क्वेश्चन सेज टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पा रही है और कितने हद तक कर पा रही है, बेसिकली टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब यही हुआ। तो यानी कि आप बताओगे कि पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बाई क्वेश्चन आर में भी, ठीक है, बाई नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड ऑल दीज थिंग्स, बट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट भी तो है, दैट इज व्हाट 40% ऑफ द एस्पेक्ट, जिसको आपको ढंग से सब्सटेंशिएट करके बताना पड़े, ठीक है, कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की वजह से पार्लियामेंट का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर डिमांड इज हिडन। अगर आपको डायरेक्टिव का फंक्शन नहीं पता तो आप हिडन डिमांड की पहली बात आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद पॉइंट हैवी रखना है कि इससे एनालिसिस ज़्यादा रखनी है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट बेसिकली वांट्स यू टू व्हाट क्वालिफाई योर एग्रीमेंट। और क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको सब्सटेंशिएशन ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस हैवी जाना पड़ता है बेसिकली। सिमिलरली अदर क्वेश्चंस भी हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे प्रैक्टिस करना आपने। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन और एनालाइज। ये भी क्या करता है, 60-40 अप्रोच कैरी करता है अपने साथ, 60-40 अप्रोच लगता है, ठीक है।
60-40 अप्रोच लगता है। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे इन 3 पैरामीटर्स पे, तो यस इसके अंदर हिडन एस्पेक्ट होता है, दैट इज नेगेटिव एस्पेक्ट आपको डिस्कस करना पड़ता है। क्या इसका डायरेक्टिव का फंक्शन नलीफाई होगा कि नहीं होगा, ये आपको केस बाय केस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले करके दिखाया। और डेप्थ रखें या पॉइंट काउंट ज़्यादा रखें, तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको जो है अपना डेप्थ ज़्यादा रखने की ज़रूरत है rather देन पॉइंट काउंट बेसिकली, ठीक है। अब देखो कितनी बार किस पेपर में कितनी बार आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप खुद से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और उस पर क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे 2021 में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SEO, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की डिमांड को डिकोड करने की कोशिश करूँ तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SEO पूछा हुआ है, ठीक है, दैट इज डिमांड 1। बट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद भी देयर आर सर्टेन लिमिटेशन एंड चैलेंजेस विच SEO इज फेसिंग, विच इज व्हाट डिमांड 2। वो कैसे आ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर से हिडन था वो ऐसे निकल के आ रहा है, राइट, क्योंकि डायरेक्टिव क्रिटिकल एग्जाम में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये डिमांड आपका 3 हो गया, ठीक। सो देयर आर 3 डिमांड्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पास डिमांड 1 क्या था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SEO, और क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर से हिडन डिमांड 2 निकल के आया कि क्या चैलेंजेस और क्या लिमिटेशन फेस कर रहा है SEO बेसिकली। अब आप देखोगे तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टोन के साथ आ रहा है, तो क्वेश्चन की टोन के साथ आने की वजह से क्या हम यहाँ पे इस डिमांड को 60% डिस्कस करेंगे और जो लिमिटेशन वाले एस्पेक्ट है इसको 40% डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम यही देख के आ रहे हैं कि डू यू एग्री में और टू व्हाट एक्शन में ऐसा हो रहा है, बट क्रिटिकल एग्जामिन में ऐसा नहीं होता है। क्रिटिकली एग्जामिन में क्या होता है कि यू हैव टू डिस्कस नेगेटिव मोर, इवन इफ द क्वेश्चन इज इन द पॉजिटिव टोन, इट डज नॉट मैटर, आप इसको 40% डिस्कस करो, बट क्रिटिकली एनालाइज जो नेगेटिव एस्पेक्ट है या जो लिमिटिंग एस्पेक्ट है या जो चैलेंज वाला पार्ट है उसको आपको 60% रखना पड़ेगा, राइट। दिस इज द डिफरेंस बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एग्जामिन और डू यू एग्री या टू व्हाट एक्सटेंट में, ठीक है। और ये एनालिसिस हैवी जाएगा रेदर देन पॉइंट हैवी बेसिकली। सो अगर मैं क्विकली समराइज करने की कोशिश करूं आपके लिए कि तीनों डायरेक्टिव जो हमने देखे अभी तक उनमें क्या अंतर है जो 60-40 अप्रोच लेके चलते हैं, राइट। तो जैसे मान लो हमारे पास डू यू एग्री था, ठीक है, हमारे पास टू व्हाट एक्सटेंड था, हमारे पास जो क्रिटिकली एग्जामिन है, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन, इन तीनों में अंतर क्या है। क्रिटिकली एग्जामिन जो डू यू एग्री है उसमें 60% ऑफ द एस्पेक्ट जो है कहाँ जाएगा, जो क्वेश्चन की टोन है उस पर जाएगा। टू व्हाट एक्शन में भी क्या हो जाएगा, 60% ऑफ द एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, जो क्वेश्चन की टोन है उस पर जाने वाला है। बट क्रिटिकल एग्जामिन में टोन पे डिपेंड नहीं करता, आपको 60% ऑफ द एस्पेक्ट जो है निगेटिव वाले पे ही डिस्कस करना पड़ेगा बेसिकली ये। अब क्वेश्चन हो सकता है पॉजिटिव टोन में आ जाए, क्वेश्चन हो सकता है नेगेटिव टोन में आ जाए। अगर नेगेटिव टोन में आ जाएगा तो 60% आपको नेगेटिव वाला ही डिस्कस करना है, पॉजिटिव वाला कम डिस्कस करना है, क्योंकि डायरेक्टिव आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन बेसिकली, ठीक है। डू यू एग्री आपका क्या हो गया, पॉइंट हैवी हो गया, ठीक है, पॉइंट हैवी हो गया। बट यहाँ पे आपका एनालिसिस हैवी हो जाता है, दोनों एनालिसिस हैवी हो जाता है। ये इन 3 डायरेक्टिव के अंदर अंतर है। अब आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में कितना इंक्लूड कर पाते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। तो आप चाहो तो कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो क्रिटिकल एग्जामिन वाले क्वेश्चन का और घर पे प्रैक्टिस कर, ठीक है ना। मूविंग ऑन, अब आगे के जो डायरेक्टिव है 4 डायरेक्टिव्स वो 50-50 अप्रोच रखते हैं। 50-50 अप्रोच का मतलब क्या है, 50% जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो जो कोर डिमांड है आपकी, 50% जो वाला जो एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा, वो हिडन होगा, जो आपको इस डायरेक्टिव से पता चलेगा और उसको आपको अप टू 50% ऑफ द पेज स्पेस में ही वेटेज देके लिखना है, ठीक है। सो क्योंकि ये डायरेक्टिव जो 4 आगे आने वाले हैं वो इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, इनको हम एक बार इनकी लिटरल मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये जो चारों डायरेक्टिव है वो है एक एसेस, उसके बाद है हमारे पास इवैल्यूएट के बाद हमारे पास है एनालाइज, और एनालाइज के बाद हमारे पास है एग्जामिन, ठीक है। अब इन सारे डायरेक्टिव्स में क्या होता है, 50-50 अप्रोच लगता है। जो भी कोर डिमांड पूछी गई है वो 50% और हिडन डिमांड होगी अपोजिंग व्यू विच इज जो भी हम अगले 50% ऑफ द पेज स्पेस में डिस्कस करें। नाउ एसएस का मतलब क्या होता है, टू जज द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का सिग्निफिकेंस जज करना, सिग्निफिकेंस को जज करना। नाउ लेट्स से कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हो इस बार, तो आपको पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर का प्रीलिम्स में बहुत ही कम वेटेज है। सो क्या आर्ट एंड कल्चर के लिए 5 किताबें पढ़नी चाहिए, तो उसका आंसर आप क्या दोगे, नो। तो आपने कैसे किया कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसका सिग्निफिकेंस जज किया बेसिकली, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं,
एसएस। यानी कि अगर आपको यूपीएससी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं आपको बता पाऊँ तो फॉर एग्जांपल यूपीएससी विल आस्क कि किसी भी पर्टिकुलर स्कीम का या किसी भी रिफॉर्म का सिग्निफिकेंस जज करने के लिए यूपीएससी उसमें एसएस आगे लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। नाउ इवैल्यूएट क्या होता है कि अपने ऑप्शंस का मेरिट और डिमेरिट जज करना, ठीक है, अपने ऑप्शंस का मेरिट और डिमेरिट जज करना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपसे एथिक्स में भी इवैल्यूएट द ऑप्शंस बोलता है, जहाँ पे आप हर एक ऑप्शन का मेरिट और डिमेरिट निकालते हो, ठीक है, और उसके हिसाब से एक ऑप्शंस को चूज करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट कभी रहे होंगे तो आप जब 10th क्लास पास किए होगे तो आपके पास होगा कि आप कॉमर्स चूज करो, मैथ्स चूज करो या बायोलॉजी चूज करो, राइट। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपने सारे ऑप्शंस का मेरिट डिमेरिट निकाला होगा कि आप किसमें बेहतर हो, उसके बाद एक आपने ऑप्शन चूज किया होगा। सो इवैल्यूएट का मतलब यही होता है क्या कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं बेसिकली, और आप हर एक ऑप्शंस का क्या कर रहे हो, मेरिट डिमेरिट निकाल के अपने लिए लास्ट में एक ऑप्शन चूज कर रहे हो। और सिमिलरली इथिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सिमिलरली इथिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवैल्यूएट द ऑप्शंस। और जीएस में कैसे पूछे जाते हैं, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सम स्कीम और समथिंग एल्स, राइट। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लेट्स, ठीक है, और उसको आपको बोलेगा एनालाइज करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको हर एक पार्ट पे डिटेल जो है एक डिस्कशन करना पड़ेगा, और लास्ट में आप क्या करोगे, इसके सिंथेसिस पे आ पाओगे, इन दोनों के बीच में लिंकेजेस निकाल के आ पाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूं और उसका आंसर आपसे पूछूं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और नॉट, ये बता दो, तो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या इंडिया मिलिटरली ग्रेट है कि नहीं, इकोनॉमिकली ग्रेट है कि नहीं, कल्चरली ग्रेट है कि नहीं, इंडिया का सॉफ्ट पावर कितना काम करता है। तो हर एक पॉइंट पे आप डिस्कशन करोगे, उसके बाद आप क्या कर पाओगे, एक नतीजे पे पहुंच पाओगे। सो दिस इज व्हाट एनालाइज मीन्स। नाउ एग्जामिन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट इन डिटेल, इन्वेस्टिगेट इन डिटेल, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो आपका एग्जामिन करेगा वो आपके हार्ट का बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी एक कॉम्पोनेंट उठाया, जैसे आपने एनालाइज वाले पार्ट को कई पार्ट में तोड़ा था, तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को आप ढंग से एग्जामिन करने के लिए बोलोगे, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट करना बेसिकली, ठीक है। तो एग्जामिन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेट इन डिटेल बेसिक, राइट। सो ये इनका लिटरल मीनिंग है, बट यूपीएससी के अंदर इतनी लिटरल मीनिंग आपको नहीं देखनी है। सिंपली आपको क्या करना है, 50-50 अप्रोच रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इंडायरेक्टिव्स को देखते हैं, फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा आज का। एसएस का मतलब क्या है, किसी का सिग्निफिकेंस जज करना बेसिकली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। 50-50 अप्रोच लगता है यहाँ पे। क्या अब इन 3 पैरामीटर पर चेक करने की कोशिश करेंगे, हिडन और बियॉन्ड डिमांड में से यस हिडन डिमांड है। डायरेक्टिव नलिफिकेशन होता है क्या, ये तो आपको केस बाई केस चेक करना पड़ेगा, केस बाई केस। और डेप्थ या पॉइंट काउंट में से आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप पॉइंट काउंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितनी बार कौन सा डायरेक्टिव आया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो और खुद से देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑन एसएस डायरेक्टिव। 2023 का 15 मार्क का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक है। जो हमारे अटेंशन का पार्ट है वो ये है, एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर देखोगे एसएस डायरेक्टिव को सिग्निफिकेंस जज करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था जज सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब आप देखोगे तो एसएस डायरेक्टिव 50-50 अप्रोच रखता है, यानी कि आपको सिग्निफिकेंस तो बताना ही बताना है, बट क्या चैलेंजेस या लिमिटेशन आ रही है वो बताना है, उसके बाद वे फॉर देके कंक्लूड करना है। तो एसएस का लिटरल मीनिंग चाहे कुछ भी हो, उसका एग्जीक्यूशन बाकी सारे डायरेक्टिव्स की तरह ही होगा, जैसे इवैल्यूएट का होगा या एनालाइज का होगा या एग्जामिन का होगा, राइट। नाउ आपको मैंने बताया था कि डायरेक्टिव नलीफाई भी होता है, तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे 2021 का, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि क्या इश्यूज थे एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स के, क्या इश्यूज थे ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये पूछ रहा है। अब आप इश्यूज को क्या इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बताओगे, ठीक है। एसएस लग रहा है यानी कि 50-50 अप्रोच पूछता है, तो यहाँ पे आप इश्यूज के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव या इसके ये ऑलरेडी चैलेंज पूछा है, तो चैलेंजेस के अंदर क्या आप सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करोगे, तो ये अब्सर्ड हो जाएगा बेसिकली। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, नलीफाई हो जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे इश्यूज बताने हैं एंड हाउ इट वाज नेविगेटेड एट दैट टाइम वो बताना है और कंक्लूड करना है आंसर, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव कैसे नलीफाई होता है वो आपको केस बाय केस ही पता चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था।
तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे प्रैक्टिस करना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए। ठीक है, इवैल्यूएट देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएट का भी एग्जीक्यूशन सेम ही होने वाला है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, प्रोज एंड कॉन्स वेट कर। और इवैल्यूएट में आप एनालिसिस हैवी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इन 3 पैरामीटर्स पर अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं तो हिडन वर्सेस बियॉन्ड डिमांड है क्या इसके अंदर, यस हिडन डिमांड है। डायरेक्टिव का फंक्शन नलिफाई होगा कि नहीं होगा, ये मुझे केस बाय केस पता चलेगा। ठीक है, केस बाय केस। और यहाँ पे मैं पॉइंट काउंट या डेप्थ पे जाऊंगा तो मैं डेप्थ पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। इवैल्यूएट रिक्वायर्स यू टू गो एनालिसिस हैवी। ठीक है, जबकि एसएस में आप क्या कर सकते हो, पॉइंट काउंट की तरफ ज़्यादा बढ़ सकते हो बेसिकली। ठीक है, नाउ कौन सा डायरेक्टिव कितनी बार आया है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ऑलरेडी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको पता चल जाएगा इवैल्यूएट कितनी बार कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार तो ये आया हुआ है आपका GS2 और GS1 में ही आया हुआ है। ठीक है, GS3 में ये आया भी नहीं है, पिछले 5 साल में GS4 में भी नहीं आया। राइट, सो अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँगा तो आई ट्राई टू यूज इवैल्यूएट डायरेक्टिव इन GS2 एंड GS1, नॉट इन GS3 एंड GS4 बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट दिए हैं क्वेश्चंस के, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और जो है घर पे प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 2022 का एक क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन इंडियन फैमिली रिलेशनशिप। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स निकालना। तो वर्क फ्रॉम होम का क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, ये आपको निकालना है 50-50 अप्रोच में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, यही आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। मूविंग ऑन, एनालाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनालाइज में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, इसको क्या करना होता है, आपको कई बार ब्रेक करना पड़ता है। इन ब्रेक वाले एस्पेक्ट पे आपको थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है और देन आप जाके वापस एक सिंथेसिस निकाल लेते हो, इंटीग्रेट कर लेते हो। ठीक है, बट इसका लिटरल मीनिंग कुछ भी हो, लगना यहाँ पे 50-50 अप्रोच ही है। ठीक है, यानी कि क्या करना है अगर आपको देखो तो डीकंस्ट्रक्ट इनटू पार्ट्स एंड प्रूव इंटरलिंकेजेस, ये होता है एनालाइज के अंदर। ठीक है, नाउ इसको चेक करते हैं इन एस्पेक्ट्स पे। क्या हिडन डिमांड बियॉन्ड डिमांड होता है इसके अंदर, यस हिडन डिमांड होता है। ठीक है, यहाँ पे टिका रहा है। अब ये अगर ऊपर वाला टिका है तो ये हमको केस बाय केस बेसिस पे देखना पड़ेगा, केस बाय केस बेसिस पे। ठीक है, पॉइंट काउंट ज़्यादा रखें या डेप्थ ज़्यादा रखें, तो एनालाइज में आप क्या कर सकते हो, हर एक सब पार्ट पे आप डिस्कस ही करते हो बेसिकली। डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद आप डिस्कस कर रहे होते हो मल्टीपल एंगल से, तो आप पॉइंट काउंट ज़्यादा रख सकते हो यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा डायरेक्टिव कितनी बार आया है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा एनालाइज जो है जीएस पेपर 2 में आया हुआ है 7 बार पिछले 5 सालों में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनको देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू कास्ट रीजन एंड रिलीजन बेसिकली। तो यानी कि एनालाइज लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप इसको कास्ट, रीजन और रिलीजन में ब्रेक करोगे, इनको डिस्कस करोगे, बाद में इंटरलिंकेजेस निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, वो तो एक अलग बात है, बट एनालाइज लिखने की वजह से 50-50 अप्रोच भी लगता है। यानी कि आप इन वाले एस्पेक्ट्स को ब्रेक करके 50% डिस्कस करोगे, बट क्या चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड था वो भी डिस्कस करके एंड करोगे आंसर। राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। नाउ ऑन द स्क्रीन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, घर पे प्रैक्टिस करना। नाउ अगेन मूविंग ऑन टू द 17th डायरेक्टिव एंड द लास्ट डायरेक्टिव ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज एग्जामिन। एग्जामिन का सिंपल मतलब क्या था, इन्वेस्टिगेट इन डिटेल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 50-50 अप्रोच यहाँ पे लेना है। हर एक डायरेक्टिव को हमको इस एंगल पे इन 3 पैरामीटर पर चेक करना है। क्या इसके अंदर हिडन डिमांड बियॉन्ड डिमांड है, यस हिडन डिमांड है इसके अंदर। क्या इसका फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव नलिफाई होता है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, केस बाय केस बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारी प्रैक्टिस डेवलप होगी, तभी हम सब्जेक्टिव जजमेंट ले पाएंगे। डेप्थ या पॉइंट वाइज पे ज़्यादा जाएँ, डेप्थ पे जाना पड़ेगा अगर एग्जामिन पूछ रहा है तो, क्योंकि आपको सब्सटेंशिएट ज़्यादा करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, एग्जामिन 5 साल में कब कितनी बार आया सब यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा बार ये GS3 और GS2 में यूज़ हुआ है। ठीक है, नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिन डायरेक्टिव। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पर प्रैक्टिस करना। बट अगर आपको मैं एक आध क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एग्जामिन द मेन आस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। यानी कि अकबर की जो भी रिलीजियस पॉलिसी थी उस टाइम पे, ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन और एक नया कुछ निकाल के लेके आना, तो उसका मेन आस्पेक्ट्स को आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। यानी कि उसका प्रोज भी बताना है और आपको उसका कॉन्स भी बताना है। ठीक है, एंड देन आपको कंक्लूड करना है। तो चाहे एग्जामिन का मतलब कुछ भी हो, लेट्स से लिटरल मीनिंग, बट एग्जीक्यूशन वे पे ये 50-50 अप्रोच पे ही लगता है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे गिग इकोनॉमी हेल्प कर रहा है, दैट इज यू हैव टू टेल।
तो एग्जामिन करने का मतलब क्या कि डिटेल में इन्वेस्टिगेट करोगे, यानी कि आप पॉइंट लिखोगे उसके बाद सब्सटेंशिएट भी करोगे, राइट। तो पॉइंट का आर्टिकुलेशन बढ़ जाएगा, तो आप नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा नहीं लिख सकते, यानी कि आपको पॉइंट हैवी नहीं जाना पड़ेगा, आपको एनालिसिस हैवी जाना पड़ेगा, राइट। एंड आपको फिर 50-50 अप्रोच भी लग रहा है कि आपको अपोजिंग भी बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन दैट वे यू हैव टू अप्रोच दिस एग्जामिन डायरेक्टिव, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो इस क्वेश्चन का, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। अगेन यहाँ पे भी चाहो तो ले सकते हो। नाउ यहाँ पे मैंने सारे डायरेक्टिव्स का क्या लिटरल मीनिंग होता है और आंसर में कैसे चेंज आता है वो यहाँ पे एक जगह समराइज करके लिखा हुआ है। लास्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। नाउ विद दिस आवर लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड एंड आई होप कि आपको डायरेक्टिव की समझ अब तक बन गई होगी। अगर आपको डाउट आ रहा है तो इन लेक्चर्स को बार बार देखिए। अगले 3 महीने में जब तक आपका मीन्स नहीं होगा, ये लेक्चर आपको कई बार रिविजिट करने हैं, ये एक बार में देख के समझने वाले लेक्चर्स नहीं हैं, राइट। और आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट आ रहा है वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल के थ्रू रीच आउट करके पूछ सकते हो बेसिकली, या हमारे पास ऑफलाइन भी आ सकते हो, राइट। सो यू कैन यूज दिस QR कोड, राइट, टू inquire about our Smash Means program. And with this was my Telegram channel. If you want to join it, you can join it, and you can directly ask your doubts with me if you are an online student, right. With this, the lecture has come to an end. Thank you and stay tuned with Civil Jelly IAS.